वेलकम इन शिप्रोनॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स सर्वे के इंटरनेशनल ट्रेड के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी और इसके साथ ही साथ आपके लिए टेक अवे पॉइंट क्या होगा आपके एग्जाम के लिए। एंड आप लोगों में से कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि मैम आप ये टेक अवे पॉइंट क्या बोलते हो। तो देखो, कोई भी वीडियो आप देखते हैं, किसी भी वीडियो को देखने का पर्पस क्या होता है कि आपके एग्जाम्स में इस जो सर्टेन वीडियो है या जो ये टॉपिक है, इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ टेक अवे पॉइंट, राइट। तो चलिए देखते हैं इसमें हम कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कौन से डाटाज को रिलीज किया गया है और उस पर किस प्रकार से सरकार ने अपनी सर्वे को डाला है। तो इसके जो भी टेक अवे पॉइंट होंगे वो मैं साथ में बताती जाऊंगी और पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम पर उपलब्ध होगा। टेलीग्राम का लिंक मैं लास्ट टाइम डालना भूल गई थी, आज मैं पक्का डाल दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम। आई एम यूजीसी नेट जेट क्वालिफाइड एंड आई हैव वर्कड इन गवर्नमेंट ऑल्सो। एंड स्टूडेंट, दिस इज माई ऐप शिप्रानॉमिक्स। यू कैन डाउनलोड माई ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड अच्छा, ये थोड़ा मेरा मोबाइल नंबर नीचे चला गया है, मैं ऊपर में लिख दूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9320634901। अभी भी पुराने नंबर पे आप लोग मैसेज करें, वो नंबर मेरे पास नहीं है, ये मेरा नया नंबर है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स, शिप्रा मैम का इकोनॉमिक्स, शिप्रानॉमिक्स। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी लाइव क्लासेस में क्या क्या चल रहा है स्टूडेंट, तो यूजीसी नेट के लिए फ्रेश बैच स्टार्ट हुई है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, आप लोग एडमिशन ले रहे हो। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइव क्लास चल रही है, राजस्थान की 2 क्लासेस चल रही हैं, कॉलेज लेक्चरर और ग्रेड 1 राजस्थान के लिए क्लासेस चल रही हैं, उड़ीसा एएसओ की क्लास चल रही है, लाइव चल रही है स्टूडेंट। तो इन सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है शिप्रा मैम का ऐप, दैट इज शिप्रानॉमिक्स। चलिए सबसे पहले देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या जो हमारा फोर्थ सेक्टर जिसको हम कहते हैं, है ना, तो इंटरनेशनल एक्सटर्नल सेक्टर जिसको हम कहते हैं, इंटरनेशनल सेक्टर ने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने मजबूती दिखाई है। ठीक है, क्या क्या आंकड़े आपके लिए यहाँ पर होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सीधे हम आंकड़ों पर बात करेंगे और वो आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी है वो भी मैं बताऊंगी। तो मैंने पहले से अंडरलाइन करके रखा है, ये इकोनॉमिक सर्वे का पेज है जो आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, व्यापार घाटा, घाटे में चल रहा है या फायदे में चल रहा है। तो देखो यहां पर दिया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में, वित्तीय वर्ष 2025 में 9 महीने का रिकॉर्ड देखा गया और उसमें एक वृद्धि दर को देखा गया है ना। 9 महीने का जो आंकड़ों का विश्लेषण किया गया तो एक वृद्धि दर को देखा गया है, मतलब हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। ठीक है, और निर्यात की हम बात करें, निर्यात के 9 मंथ के डाटाज को पब्लिश किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए यूएस डॉलर में, क्योंकि हम यूएस डॉलर में ही लेके चलते हैं, 602.6 बिलियन। अब देखो मेरे पीछे अगर बोर्ड आ रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो टेलीग्राम पे ये पीडीएफ डाल दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो ग्रोथ दिखाया गया है निर्यात में 602.6 बिलियन का, ये ग्रोथ आया क्यों है, ये टेक अवे पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि भारत के निर्यात में काफी वृद्धि देखी गई, 602.6 बिलियन रहा, यूएस डॉलर बिलियन रहा। इसका कारण क्या था, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, क्योंकि आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन तो आते नहीं है, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे करके रहता है, किनका निर्यात ज्यादा देखा गया, किनका आयात कम देखा गया, क्या उन वस्तुओं में ये शामिल है या नहीं। तो इसमें जो ग्रोथ देखा गया है वो ग्रोथ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाओं में देखा गया है। लेकिन ये जो आंकड़े आपको उपलब्ध कराए गए हैं, ये पेट्रो उत्पाद को छोड़ करके, मतलब पेट्रोलियम को छोड़ करके और महंगे जवाहरात को छोड़ करके ये आंकड़े लिए गए हैं, है ना, इसको एक्सक्लूड करके, इनको छोड़ करके ये आंकड़े पब्लिश किए गए हैं। तो ग्रोथ इन सर्विस एंड गुड्स एक्सपोर्ट एक्सक्लूडिंग पेट्रोलियम एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, और ये जो ग्रोथ रही है कितनी रही है, 10.4%। तो निर्यात में कितनी वृद्धि दर देखी गई है, 10.4।
इस बार मैं देख रही हूँ कि आंकड़ों को याद करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम ऐसे आंकड़े हैं जो आपको याद नहीं होंगे। क्योंकि 10.4 ये तो बहुत ईजी है याद करना, है ना। अगर 10 के मल्टीपल में आंकड़े दिए जाते हैं तो जल्दी याद हो जाते हैं। और यहाँ भी देखो जो निर्यात के आंकड़े रिलीज किए गए हैं, है ना, शुरुआत भी 6 से है, अंत भी 6 से है, बीच में 02। ठीक है, 602.6 यूएस डॉलर बिलियन, याद हो गया। पेट्रोलियम महंगे जवाहरात को छोड़ करके ये आंकड़ा रखा गया है। और वृद्धि दर कितनी है? 10 याद रखना, 0.4 अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब आयात की बात करें। आयात के भी आंकड़े आपको 9 मंथ के क्यूमुलेट करके आंकड़े लिए गए हैं। क्यूमुलेट मतलब संचयी, उनको बटोर करके इन आंकड़ों को बनाया गया है। आयात जो है 682.2 यूएस डॉलर बिलियन। अब देखो ये भी आंकड़ा कितना अच्छा है, याद हो जाएगा, है ना। 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 68 और कितना जोड़ा था हमने? 2 जोड़ा था तो 22, 6822, है ना। 682.2 यूएस डॉलर बिलियन, याद हो गया आपको, बहुत ही इजी है। अब देखो इसमें ग्रोथ रेट कितना देखा गया, इसका आंकड़ा भी बहुत अच्छा है, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, वृद्धि दर कितनी देखी गई है आयात में? तो वृद्धि दर देखी गई है 6.9%, है ना। 3 2 6, 3 3 9, तो कितना अच्छा आंकड़ा है। निर्यात में वृद्धि दर देखी गई है 10.4, आयात में वृद्धि दर देखी गई है 6.9। तो देखो निर्यात का ग्रोथ रेट ज्यादा है, इसका मतलब है मेक इन इंडिया काम कर रहा है ना। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है। और आयात मतलब हम जो बाहर से खरीद रहे हैं, इसकी वृद्धि दर है लेकिन उससे थोड़ी कम है। तो एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में निर्यात की वृद्धि दर या आयात की वृद्धि दर, दोनों में से कौन सा ज्यादा है? तो हमारे यहाँ भी निर्यात की वृद्धि दर ज्यादा चल रही है एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। ठीक है, इसके अलावा भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसके आंकड़े दिए गए हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, है ना, कितना है? इसको भी यूएस डॉलर में, ये थोड़ा याद कर लेना क्योंकि ये आंकड़ा जो है ना 6 से शुरू हो रहा है, 3 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, 3 का मल्टीपल है आगे और पीछे। तो ये जो है यूएस डॉलर 640.3 बिलियन है। ठीक है, और ये आंकड़ा पब्लिश किया गया है दिसंबर 2024 तक का। मैं ये जो पीडीएफ डालूंगी तो अभी एट प्रेजेंट कितना चल रहा है उसको भी मैं इसमें अपडेट कर दूंगी। ठीक है, तो दिसंबर 2024 तक में, और आपको जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है ना वो ऐसे भी पूछा जा सकता है, दिसंबर 2024 तक भारत में जो विदेशी विनिमय का रिजर्व रहा वो कितना रहा। तो ये आंकड़ा अच्छा है बट थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। 640.3 के आंकड़े इसमें भी हैं, तो तीनों याद रखना। निर्यात 602.6, आयात 6822 मतलब 682.2, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 640.3। देखो तीनों में 6 नंबर है ना। एक चीज अपना ध्यान रखना, तीनों में 6 नंबर है। तो यहां पर मैंने आपको जैसा बताया कि जितने भी आंकड़े हैं, इस बार आंकड़े बड़े अच्छे आए। तो आपको अगर निर्यात पूछा जाए, आयात पूछा जाए, विदेशी विनिमय रिजर्व पूछा जाए, 6 6 और 6, ठीक है, तीनों को याद रखना। अब निर्यात 602.6, आयात 682.2, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 640.3 बिलियन। ठीक है, यूएस डॉलर बिलियन, याद रहेगा, है ना, इजी। और क्लास के बाद मैं आपको ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। मैं टेलीग्राम चैनल बनाना नहीं चाह रही थी स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे अकेले काम करना मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के इतने रिक्वेस्ट आते हैं कि मैम टेलीग्राम चैनल खोल दूँ। मुझे समझ नहीं आता क्यों ही खोल दूँ जब मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हूँ। तो एटलीस्ट मैं ये पीडीएफ डाल दूंगी। एंड मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट उसमें जुड़ रहे हैं, तो चलिए ठीक है, आप लोगों को टेलीग्राम भी अच्छा लगता है। चलो नेक्स्ट, ग्लोबल ट्रेड डायनामिक क्या चल रहा है। अब इसमें देखो आज मैंने पहली बार ना थोड़ा सा ज्योग्राफी मिलाया है, क्योंकि मेरा मानना है ना इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी तीनों साथ में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जो भी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य चल रहा होता है, मैंने कितनी शुद्ध हिंदी बोली ना, जो भी पॉलिटिकल सिनारियो चल रहा होता है उसका असर हमारे इकोनॉमी पर बिल्कुल पड़ता है। कैसे पड़ता है? अगर मान लो जैसे खाड़ी देश हैं या फिर जहां से भी हम पेट्रोलियम आयात कर रहे हैं, अगर वो चाहे आपस में मिलजुल करके ओपेक बना लें या आपस में मिलजुल करके कीमतों को बढ़ा दें, तो हमारे यहाँ पेट्रोलियम महंगा हो जाएगा ना, जिसको हम कहते हैं ना आयातित महंगाई, है ना, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ये वर्ड भी आया था।
तो बहुत फर्क पड़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या चल रहा है। और हमारे इकोनॉमिक सर्वे में 3 रूट्स का नाम लिया गया। रूट्स मतलब, एक देखो मैंने हिस्ट्री 8th क्लास में पढ़ा था जिसको सिल्क रूट कहते थे। आज सर्च करके देखना सिल्क रूट क्या है और ये किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काम करता था। अभी मैं सिल्क रूट के बारे में नहीं बता रही हूँ, अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगी। यहाँ पर हम 3 रूट्स की बात कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स में। भारत के जो हमारा सर्वेक्षण आया है उसमें बोला गया है कि भाई एक तो हमारा जो है हरमुज स्ट्रेट, दूसरा पनामा कनाल और तीसरा जो है रेड सी। इन तीनों का इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। यहां से अगर व्यापार थोड़ा भी बाधित होता है तो सप्लाई का चेन, मतलब जो पूर्ति है वो बाधित हो सकती है, हो भी रही है, और जिसके कारण से कीमतें हमारे यहाँ बढ़ रही हैं। ठीक है, नवंबर 2023 की बात कही गई है, डिसरप्शंस इन दी रेड सी, है ना। रेड सी कहां से कहां तक है और ये किसको कनेक्ट करता है, और इसमें बहुत ज्यादा सी पायरेट्स की घटनाएं भी चल रही थी जिसके कारण से उधर से पूर्ति, जो हमारी पूर्ति का रूट था थोड़ा बाधित हो रहा था। तो इसको पहले ही बताया गया है, डिसरप्शन इन दी रेड सी दैट बिगैन इन नवंबर 2023 फोर्स चेंजेस इन ट्रेड रूट। हमें अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो रसद आपूर्ति का जो रूट था वो बदलना पड़ा, जिससे कि शिपिंग चार्जेस बढ़ गए, डिलीवरी टाइम बढ़ गया। अब देखो कोई सामान आ रहा है, अगर वो लेट से आए या उसकी लागत बढ़ जाए तो कीमत तो बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले इसके बारे में कहा गया है। रेड सी, यहाँ पर मैंने आपको फोटो लगाया है, मैं ज्योग्राफी तो उतना नहीं बता रही हूँ बट जरूरी है आपके लिए। ठीक है, देखो रेड सी जो है इधर जो बाउंड्री में लगी हुई इजिप्ट है, इस तरफ इरिट्रिया है, सऊदी अरबिया है, जॉर्डन है। तो रेड सी जो है, गाजा स्ट्रिप, इजराइल, है ना। तो रेड सी से हमारा जो भी रसद आता, रसद मतलब सप्लाई जो भी हम उधर से मंगाते थे। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई नवंबर 2023 में जिसके कारण से हमें अपना रूट बदलना पड़ा। और रूट बदलने के कारण क्या हुआ, सबसे पहले तो लागत बढ़ गई। लागत बढ़ने से कीमत बढ़ गई, है ना। लागत बढ़ गई और जो डिलीवरी टाइम था, अब रूट बदल दोगे तो थोड़ा समय तो लग जाएगा। कोई चीज अगर लेट से मिले तो भाई उसकी तो इंपॉर्टेंस भी नहीं रह जाती है। ठीक है, तो रेड सी के बारे में बताया गया। दूसरा बताया गया हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, जहां से हमारे यहाँ पेट्रोलियम, लिक्विड मतलब एनर्जी के जितने भी जो भी रिसोर्सेज हैं उधर से आते हैं, उनकी भी प्राइसेस बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, तो देखो उसका भी मैंने यहाँ पर फोटो लगाया है। अब यहाँ देखो मेन ईरान बैठा हुआ है। ये घटनाएं आप पढ़ लेना, पॉलिटिकल घटनाएं हैं। मैं ज्यादा पॉलिटिकल न्यूज नहीं पढ़ती, मुझे इकोनॉमिक से न्यूज से फुर्सत नहीं मिलती, तो मैं पॉलिटिकल न्यूज थोड़ा आप लोगों के लिए मैंने इस बार पॉलिटिकल न्यूज पढ़ लिया कि क्या हुआ। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखो, यहाँ पर से हमारा सामान इधर से आता है। ठीक है, इस रूट से अगर आ रहा है, पेट्रोलियम का उत्पाद आ रहा है, अगर ईरान इसको डिसरप्ट करना चाहे तो फिर हमें या तो वहां से हम अपना सप्लाई कम कर देंगे, है ना। सप्लाई अगर हमारे यहाँ कम हो जाएगी, किसी भी चीज की हमारे डिमांड है, मान लो पेट्रोलियम की डिमांड है और पेट्रोलियम की सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, कीमत बढ़ जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी हमारी इकोनॉमी के लिए, इसके बारे में भी हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया। और तीसरा है अपना द फेमस पनामा कनाल। ठीक है, रीसेंट ड्रॉट इन पनामा कनाल जियोपार्डाइज्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ये कैसे हुआ, पनामा कनाल देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर कैरिबियन सी से और यहाँ पर पैसिफिक ओशन से ये कनेक्टेड है। यहाँ पर अल नाइनो जो है, देखो रेनी सीजन से है, थोड़ा डिले हो गया, बारिश का मौसम थोड़ा डिले हो गया, बारिश कम हुई। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सूखा पड़ गया। अब उससे सूखा पड़ने से क्या हुआ, डिले होने लगा, सप्लाई का चैनल टूट गया, है ना, पूर्ति कम। अब उधर से पानी है ही नहीं तो शिप चलेगी कहाँ पे, तो जिसके कारण से सप्लाई थोड़ी कम हो गई। और सप्लाई जैसे ही कम होती है कीमतें बढ़ने लगती है क्योंकि लागत बढ़ जाती है ना। तो ये तीनों का नाम आप थोड़ा याद रख लीजिएगा क्योंकि पहली बार हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेट्स को, कनाल को, सी को जोड़ते हुए बताया गया है कि भाई हमारे देश में जो कंडीशन चल रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोलियम की कीमतें क्यों हैं, कंडीशन क्या है, इसके पीछे के कारण क्या है। ठीक है, तो दीज कंडीशंस आर क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का वातावरण फैल गया है ना। उससे क्या होता है, अब वहां से सामान आएगा,
कब आएगा, लेट आएगा, जल्दी आएगा, ठीक है, जिसके कारण से अनसर्टेनिटी हो जाती है। अनसर्टेनिटी होने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में थोड़ा सा स्लो डाउन देखा जाता है, ठीक है। तो ये मेन था, क्योंकि देखो रेड सी जो है पर्टिकुलरली ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप, 40% ऑफ दिस ट्रेड पासेस थ्रू द रेड सी, है ना। एशिया और यूरोप का जो 40% बहुत बड़ा है, मैटर करता है ना। 40% व्यापार जो है ये रेड सी के थ्रू हो रहा है। अब रेड सी में इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण से रूट बदलना पड़ जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट भी है, 21% ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड कंजम्पशन के लिए एनर्जी का चैनल है, ठीक है। तीसरा पनामा कनाल, पनामा कनाल अगर वहां पे ड्रॉट की कंडीशन है, सूखे की कंडीशन देखी जा रही है, तो भाई तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। वहां से जो सामान पहले आता था या तो डिलेड आएगा या तो लेट से आएगा, लेट से आएगा, लागत बढ़ेगी क्योंकि रूट बदलना पड़ेगा। तो ये सारे कारण रहे। तो सबसे पहले पेज में अंतरराष्ट्रीय हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें इन सारे सिचुएशंस को, सारे कंडीशंस को, इंटरनेशनल कंडीशंस को, ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स को बताया गया है, ठीक है। आई होप मैंने काफी डिटेल में आपको ये चीजें बताई हैं और इसको याद रखिएगा। दीज आर वेरी नोटिसेबल पॉइंट, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट, खासकर यूजीसी नेट ने जो भी ऐसे पॉइंट्स रहते हैं ना, इकोनॉमिक सर्वे के किसी भी पॉइंट को उठा लिया जाता है, ठीक है। कभी कभी तो एक वर्ड उठा लिया जाता है कि इसका मतलब क्या था, आर्थिक सर्वेक्षण में पूछा गया था। अगर आप लोगों को याद हो तो जून 2024 में हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण था उससे पॉइंट्स उठा करके भी पूछे गए थे, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया है, आप लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, चलिए अब देखो दो चीजें और बताई गई हैं। ये क्या बताई गई है कि भाई पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा चल रहा है, रशिया और चाइना, इनका जो ट्रेड डिपेंडेंस है यूरोपियन यूनियन पर है और यूएस का जो डिपेंडेंस है वो चाइना पर है। लेकिन इसमें धीरे 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 गिरावट आई है, ठीक है। लेकिन एक चीज और भी देखा गया है कि रशिया और वियतनाम, इन दोनों का व्यापार के मामले में जो निर्भरता है वो चाइना पर बढ़ी है। क्यों है? क्योंकि चाइना का सामान सस्ता होता है। आई डोंट नो कैसे सस्ता बनाते हैं, वहाँ लेबर कॉस्ट कम है जिसके कारण से लागत कम होती है, तो सामान उनका सस्ता हो जाता है। तो सिर्फ हम ही परेशान नहीं है, रशिया और वियतनाम भी परेशान है, वहाँ उनकी निर्भरता जो है बढ़ गई है, ठीक है। तो ये तीन आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर डाला है, इसको याद रखिएगा। ट्रेड इन इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस, ट्रेंड इन इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस। देखो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, धनात्मक वृद्धि दर उसमें देखी गई है। मैंने आपको बता दिया शुरू में ही 602.6 बिलियन है, और इसकी ग्रोथ रेट जो है वो भी मैंने आपको बता दी, और इंपोर्ट की भी ग्रोथ रेट मैंने आपको बता दी है शुरू में ही। ट्रेंड्स इन मर्चेंडाइज ट्रेड, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट, है ना। निर्यात को येलो कलर से दिखाया गया है, आयात को ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और व्यापार घाटे को बैंगनी कलर से दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें, निर्यात की बात करें, फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2020 से अभी अप्रैल टू दिसंबर 2024 तक के आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। ये 313 था, 313 यूएस डॉलर बिलियन से स्टार्ट हुआ था। इसमें वित्तीय वर्ष 2021 में कमी आई थी। क्यों आई थी? कोविड का समय चल रहा था, है ना। सारे मतलब आयात निर्यात के जो चैनल्स थे सारे बंद हो रखे थे, कोई निकल ही नहीं रहा था। तो ये कोविड का टाइम था जिसके कारण से इसमें थोड़ी कमी देखी गई थी, हम निर्यात नहीं कर पा रहे थे। जैसे जैसे कोविड का रिस्ट्रिक्शन हटना शुरू हुआ, ये बढ़ना शुरू हुआ, 422। अब देखो वित्तीय वर्ष 2022 में 422 यूएस डॉलर बिलियन, है ना। फिर वित्तीय वर्ष 2023 में भी इसमें वृद्धि देखी गई, 24 में भी वृद्धि देखी गई, अप्रैल टू दिसंबर 2024 में भी इसमें वृद्धि देखी गई है। लेकिन जैसा वित्तीय वर्ष 2024 में था उतना नहीं है। ग्रोथ रेट मैं नहीं कहूंगी कि अगर 10% तक भी ग्रोथ रेट है तो बहुत है, ठीक है। मर्चेंडाइज इंपोर्ट की बात करें, आयात की बात करें, तो आयात हमेशा ज्यादा रहता है। देखो निर्यात कम है, आयात ज्यादा है, जिसके कारण से इंडिया में हमेशा व्यापार घाटे की स्थिति देखी गई, हमेशा से देखी गई है। एक आधा साल को छोड़ करके ना हम व्यापार घाटे में ही घूमते रहते हैं, क्योंकि हम आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात हम कम कर पा रहे हैं, है ना। अब देखो आयात के आंकड़े, एक वित्तीय वर्ष 2021 ही था जिसमें दोनों में कमी आई थी। क्यों कमी आई थी? कोविड-19 चल रहा था, रिस्ट्रिक्शंस थे, ना हम सामान खरीद रहे थे ना हम सामान बेच रहे थे। उसके बाद देखो आयात कितनी तेजी से बढ़ता चला गया, और वित्तीय वर्ष 2023 में
इसने ऊंचाइयों को छू लिया, मतलब आयात बहुत किया हमने। अब जब आयात बहुत किया, निर्यात कम किया, तो वित्तीय हमारा जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा, सबसे ज्यादा वित्तीय वर्ष 2023 में है। तो आपके लिए टेक अवे पॉइंट क्या है इसमें? अगर हम वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 की बात करें तो सबसे ज्यादा व्यापार घाटा किसमें देखा गया है? वित्तीय वर्ष 2023 में। और व्यापार घाटा क्या होता है आपको पता है? निर्यात माइनस आयात, व्यापार घाटा। और व्यापार घाटा इसमें रहा है -265। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा स्टूडेंट। बहुत ज्यादा आयात, क्या आयात कर लिया हमने, इसको भी देखिए। वित्तीय वर्ष 2023 में इसको भी मैं इसमें अपडेट कर दूंगी। इतना ज्यादा क्या आयात कर लिया है ना। निर्यात तो 451 रहा और आयात हमने 716 यूएस डॉलर बिलियन पर चले गए। चलो कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़े टैरिफ पॉलिसीज। टैरिफ पॉलिसीज में ऐसा कोई खास यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने इसको सिंपल रहने दिया। उसके बाद है टेक्सटाइल इंपोर्ट और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। सूती वस्त्र का निर्यात, हम इसमें अव्वल हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का हमेशा से। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड एपरल। हम 6 नंबर पर आते हैं निर्यात की दृष्टि से। भारत 6th पोजीशन पर है, नॉट बैड, बहुत ही अच्छा है ना। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सूती वस्त्र उद्योग जो है, वो जीडीपी का, जीडीपी में देखो मैंने बताया है जीडीपी में 2 पैर होते हैं, एक होता है सकल मूल्यवर्धन और दूसरा क्या होता है? शेयर ऑफ टैक्सेशन। तो सकल मूल्यवर्धन में भाई जो विभिन्न उद्योग हैं, कृषि है, सेवा क्षेत्र है, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो यहाँ पर जो हमारा टेक्सटाइल है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 2.3% ऑफ जीडीपी। ठीक है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या औद्योगिक उत्पादन में इसका कितना प्रतिशत है? 13%। ठीक है, और निर्यात में कितना प्रतिशत है? पूरे निर्यात में 12% तो हम क्या करते हैं? टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा आंकड़ा है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का, इसलिए अलग से इस बार इसको दिया गया है। और कल मैंने आप लोगों को उद्योग भी पढ़ाया था, तो आप लोगों के मैसेज है मैम हिंदी में बताइए। तो स्टूडेंट देखो, मैं सही आपको बताती हूँ, हिंदी में जो इकोनॉमिक सर्वे छापा जाता है ना, तो कई ऐसे वर्ड, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन अगर हिंदी को एकदम कठिनाई वाली भाषा रहती है ना, तो कभी कभी दिक्कत होती है ना। पण्य व्यापार, पण्य निर्यात, पण्य आयात, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सभी समझते हैं। मैं उसके साथ साथ हिंदी, जो समझने वाले हिंदी की भाषा है, मैं लिखती चलती हूँ, तो ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और कभी कभी क्या होता है ना कि देखो हिंदी में बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जो आपको समझना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा दोनों वर्ड्स को लेकर के चलिए, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, है ना। अब ऑब्जेक्टिव में हिंदी और इंग्लिश मैटर नहीं करता, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मेरा तो भाई टारगेट यही रहता है कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए केवल भाषा के कारण, राइट। तो यहाँ निर्यातक में हम 6th है, 6 नंबर पर है। टेक्सटाइल में जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो 2.3% इसका योगदान है। औद्योगिक उत्पादन में 13% योगदान है और निर्यात में 12% का योगदान है। ठीक है, और इसके अलावा 80% एमएसएमई में है ये। ठीक है, ये मतलब पूरे उद्योग का जो है, इसमें 80% कैपेसिटी जो है वो एमएसएमई में है, राइट। अब 2023 और 2024 के आंकड़े दिए गए हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। अपैरल में सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड टेक्सटाइल, मतलब सेमी फिनिश्ड का ज्यादा निर्यात है या फिक्स टेक्सटाइल का ज्यादा निर्यात है? तो देखो यहाँ पर अपैरल के आंकड़े भी दिए गए हैं, सेमी फिनिश्ड के आंकड़े भी दिए गए हैं, और इसमें वृद्धि दर देखी गई है। राइज इन नेट सर्विसेज, व्यापार सेवाओं, मतलब सेवाओं का व्यापार, है ना। आईआईटी क्षेत्र है हमारा, बैंकिंग सर्विसेज है, तो सर्विस इंपोर्ट और सर्विस एक्सपोर्ट। अब यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2020 से मैं इसको भी थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि हमारा जो नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, इसमें हम काफी अच्छे हैं। भारत सेवाओं के निर्यात में काफी अच्छा स्थान रखता है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2020 में सर्विसेज का, सेवाओं का जो निर्यात था, 213 यूएस डॉलर बिलियन था। 2021 में 206, थोड़ा घट गया। क्यों घटा पता है? 2021 में क्या चल रहा था? कोविड का टाइम चल रहा था। फिर 2022 आया तो सेवाओं का निर्यात बढ़ गया, 255 यूएस डॉलर बिलियन हो गया। 2023 और 2024 सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो निर्यात देखा गया है
सर्विसेज का, सेवा क्षेत्र में, वो देखा गया है वित्तीय वर्ष 2024 में। इसको हम लिखेंगे सर्वाधिक निर्यात किसका? नेट सर्विसेज का सर्वाधिक निर्यात देखा गया है 2024 में। ये पूछा जाता है कि किस साल में सर्वाधिक निर्यात देखा गया है 2024 में, और ये कितना था? 341 यूएस डॉलर बिलियन। ठीक है। अब देखो इंपोर्ट की हम बात करें, इंपोर्ट हम ज्यादा नहीं करते, है ना। मुझे ये आंकड़े देख के बड़ी खुशी होती है, कुछ तो ऐसा है जो हम बेचते ज्यादा है, खरीदते कम है। ठीक है। नहीं तो देखो हर जगह हम, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट में ही चलता रहता है। एक सर्विस सेक्टर जो है उसका निर्यात हमारा बहुत ही अच्छा है। आयात के आंकड़े देख लो, बहुत ही कम है। वित्तीय वर्ष 2020 की बात करें तो मात्र 128 यूएस डॉलर बिलियन था, है ना। निर्यात ज्यादा है, आयात कम है। तो ये आंकड़े ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे ये हैप्पी आंकड़ा लगता है। ठीक है। और वित्तीय वर्ष 2021 में आता है तो 118, 2022 में 147, और जब सर्वाधिक निर्यात था तो आयात बहुत कम था, 178 यूएस डॉलर बिलियन। लेकिन फिर भी हम बात करें सर्वाधिक आयात कब रहा है तो वित्तीय वर्ष 23 और वित्तीय वर्ष 2024 में सर्वाधिक आयात रहा है, लेकिन फिर भी निर्यात बहुत ज्यादा रहा है ना। अब आप देखो तो निर्यात जस्ट डबल है, 178 आयात रहा है और 341 निर्यात रहा है ना। ऑलमोस्ट डबल है, ये दुगना है। तो ये आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 इन दोनों आंकड़ों को ध्यान दीजिएगा। सर्विस एक्सपोर्ट मैंने बोला ना, मोर देन डबल। ठीक है। 2023 2024 के आंकड़े इसमें। अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा क्या था निर्यात में, हम कर क्या रहे हैं? टेलीकम्युनिकेशन, इसको मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। किनका योगदान रहा इस निर्यात में? टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो इंडिया कमांड्स 10.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट। टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसमें पूरे विश्व का हम 10.2% जो है भागीदारिता दिखाते हैं, 10.2% हमारा शेयर है, राइट। इसके अलावा जो एक और आंकड़ा दिया गया स्टूडेंट, वी रैंक सेकेंड, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन दी वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात है। टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेटिव सर्विसेज में हम सेकेंड नंबर पर हैं। गर्व होती है ना, बहुत ही अच्छी बात है ये, क्योंकि देखो भाई जब भी जब से मैंने इंडियन इकोनॉमी पढ़ना शुरू किया था ना, तो मुझे लगता था कि उस वक्त इतना डेवलप था नहीं। मैं आपको बात कर रही हूँ 2000 बहुत पहले की। ठीक है। 2004-5 में भी इतना डेवलप नहीं था, लेकिन उस वक्त भी काफी ज्यादा स्कोप थे। अब इंडिया में इतना काम किया जा रहा है, सर्विस सेक्टर में तो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया। एंड इसमें हम ये कहें कि सिर्फ गवर्नमेंट का योगदान है तो ऐसा नहीं है। आजकल हर युवा जो है ना बहुत जागरूक हो गया है ना। आईआईटी पास करने वाले युवकों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है। डॉक्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ हम आ रहे हैं। और पुराना अगर बुक पढ़िए ना तो उसमें इसमें स्कोप दिखाया जाता था, और एक्चुअली जो स्कोप दिखाया जा रहा था तो आज आंकड़े सामने हैं, है ना। और इसमें सामान्य जनता का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, इसका ग्लोबल एक्सपोर्ट 2.1 एंड 2.2%। बाकी इंडिया रिमेन्स अ ग्लोबल लीडर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सर्विसेज। गुड। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट की बात की जा रही है। ई कॉमर्स क्या होता है? ऑनलाइन जो हम सामान खरीदते बेचते हैं ना, इसमें एक्सपेक्टेशन रखी गई है कि यूएस डॉलर 5.7 ट्रिलियन हो जाएगा 2026 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। जब भी कुछ अनुमानित किया जाता है ना, तो ये भी पूछा जाता है कब तक का अनुमान है? 2026 तक का। ऑनलाइन कॉमर्स जो निर्यात है कितना बढ़ने का अनुमान है? 5.7 ट्रिलियन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? सुगमता के साथ व्यापार। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैं अब इसको बस वाइंड अप करूंगी। सुगमता के साथ व्यापार, सुगमता के साथ व्यापार। देखो अगर जो बिजनेसमैन है
जो भी व्यापारी वर्ग हैं उनको एक खुला माहौल नहीं मिलेगा, उनको सुविधा के साथ व्यापार करने का माहौल नहीं मिलेगा, तो वो नहीं कर पाते। तो इस पर इंडिया में बहुत ध्यान दिया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर। ठीक है, द पेपरलेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ज्यादा कागजी जो होता है ना कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाइए, वहां से अप्रूवल लीजिए, अब तो बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है, सिंगल विंडो सिस्टम भी चल रहा है, जिससे लागत में कमी आई है। लागत 2.5 मिलियन तक कम हुई है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और डीजीएफटी, डीजीएफटी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इन्होंने ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म बना दिया है। ई प्लेटफॉर्म बनने से क्या होता है, अब आपको एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन कराना हो या फिर आपको एग्जिम बैंक की सुविधा लेनी हो, ये काफी अच्छे से हो पाता है एंड इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखो स्टूडेंट, काफी रेजिलियंट रहा है, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट में उतार चढ़ाव देखे गए। वित्तीय वर्ष 2021 में देखो ये घट रहा था, वित्तीय वर्ष 2022 में भी इसी तरह का रहा है। तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है मॉडरेटेड स्लाइटली टू 1.2%, थोड़ी कमी आई है करंट अकाउंट डेफिसिट में, 1.2% ऑफ द जीडीपी इन वित्तीय वर्ष 2025। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट या चालू खाते का जो घाटा होता है, चालू खाते का घाटा क्या होता है? हमारा आयात और निर्यात, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी दो भाग होते हैं ना, एक हमारा होता है यहाँ पर व्यापार का जो आयात और निर्यात है उसका हम अंतर देखते हैं। तो व्यापार और निर्यात का अंतर, इसमें अगर मान लो कि निर्यात कम है, आयात ज्यादा है, तो घाटे की स्थिति होती है ना, ट्रेड अकाउंट पे डेफिसिट होती है। तो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट में थोड़ी कमी आई है, ये 1.2% रहा है वित्तीय वर्ष 2025 में, राइट। पहले कितना था? 2024 में 1.3% था, तो थोड़ी कमी आई है, बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। और ये कमी क्यों आई है, इसके पीछे भी बोला गया है नेट सर्विस रिसीट। हमारे यहाँ जो मैंने अभी आप लोगों को आंकड़ा बताया कि सेवाओं का व्यापार बढ़ गया है, निर्यात हमारा ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण से ये थोड़ी सी कमी आई है। प्राइवेट ट्रांसफर्स मेनली ड्रिवन बाय रेमिटेंस, हमारे जो भारतीय बाहर रह के काम कर रहे हैं, ये बहुत ही हमेशा ये काफी अच्छा सोर्स रहा है घाटे को कम करने का। जो भी भारतीय बाहर रह रहे हैं उनके द्वारा इंडिया में जो भी पैसे भेजे जा रहे हैं उससे काफी हेल्प हो जाती है इंडिया को। ठीक है, और इंडिया हैज जनरली रिकॉर्डेड सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट, है ना। हमेशा से हमारा जो पूंजी खाता है उसमें सरप्लस देखा जाता है, और ये सरप्लस एफडीआई, एफपीआई और एक्सटर्नल लोन के कारण देखा जाता है। अब देखो इसमें मैं बोलूंगी कि जो कैपिटल अकाउंट है, जो पूंजी खाता है, इसमें सरप्लस देखा गया है, अधिक देखा गया है। ठीक है, एफडीआई ज्यादा हो रहा है, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ज्यादा हो रहा है, तो अच्छी बात है। प्रत्यक्ष पोर्टफोलियो निवेश ज्यादा हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो बाह्य लोन की बात की गई है, ये तो हमारे यहाँ का बाह्य लोन अगर ज्यादा होगा, हम बाहर से अगर ज्यादा लोन लेंगे तो हमारा प्राथमिक घाटा बढ़ेगा, क्योंकि इसमें हमें, अगर हमने लोन लिया है तो हमें सूद अदायगी करनी पड़ेगी, है ना। और प्राइमरी जो हमारा डेफिसिट है वो क्या है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर हम बाहरी लोन को लेकर के पूंजी खाते को हम बोलेंगे कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, तो बाद में हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट है उसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब इनफ्लो से इंडिया को काफी ज्यादा विदेशी विनिमय का अर्जन हुआ है, बहुत अर्जित किया है विदेशी विनिमय। और एफडीआई, एफपीआई, आई होप आप लोग एफपीआई समझते होंगे, प्रत्यक्ष पोर्टफोलियो निवेश, जो कि शेयर बाजार में करते हैं। ठीक है, बाहर के लोग भी आकर के पैसा लगाते हैं, तो ये काफी ज्यादा देखा गया है, और कैपिटल अकाउंट में हमारा अतिरेक देखा गया। क्वार्टरली ट्रेंड इन नेट कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल इनफ्लो सबसे ज्यादा कब रहा है? देखो वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के मिड में परफॉर्मेंस ऑफ एफडीआई इनफ्लो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना रहा है? 8 मंथ के आंकड़े दिए गए हैं, 55.6 यूएस डॉलर बिलियन, और इसमें ग्रोथ रेट रही है, इसका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वृद्धि दर दिखाया गया है 17.9%। ठीक है, ये आंकड़ा भी ठीक है, 8 एक और जोड़ लो, 17.9। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज्यादा कब रहा है? इनफ्लो की हम बात करें तो देखो वित्तीय वर्ष 2022 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो हमारा, उससे जो प्राप्तियां हैं सबसे ज्यादा रही है, 85 यूएस डॉलर बिलियन। साथ ही साथ विनिवेश से भी जो प्राप्ति हुई है, हमारे रिपैट्रिएशन से जो प्राप्ति हुई है वो कम रही है इसके मुकाबले में।
वित्तीय वर्ष 2023 से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में देखो कमी आनी शुरू हुई है। एक तो कोविड का टाइम था, उस वक्त कम था। वित्तीय वर्ष 2022 के बाद धीरे धीरे इसमें कमी आने लगी है। देखो 71। तो ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता रहना चाहिए जिससे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बना रहे, राइट। ओके, सेक्टरल ट्रेड इन एफडीआई। अच्छा, अभी जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो रहे हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता रहना चाहिए। मैंने क्यों बोला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है? तो सबसे पहले क्या आता है हमारे यहाँ? कैश तो आता ही आता है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी अच्छी आती है, हमारे लोगों को जॉब भी मिलती है ना। बाहर से कोई आएगा, इंडिया में पैसे लगाएगा तो अपने पैसे ला रहा है, अपनी तकनीक ला रहा है, प्लस यहाँ के स्थानीय लोगों को वो क्या दे रहा है? नौकरी दे रहा है। तो सबसे ज्यादा ये किस में हो रहा है? कंप्यूटर एंड हार्डवेयर में एफडीआई ज्यादा देखा गया है, 14.1%। अब आपके लिए टेक अवे क्या है इस पेज से स्टूडेंट? यही है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुआ है? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कितना हुआ है? 14.1%। ठीक है। सेकेंड नंबर पे ट्रेडिंग, थर्ड नंबर पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो इन सबको ध्यान रखिएगा और खासकर किसमें सर्वाधिक है इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू। एंड स्टूडेंट, आप लोगों में से 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे चैनल पर पढ़ते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं बोलती ही नहीं। तो मैंने ये इमोजी डाल दी है, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच। एंड स्टूडेंट, एक आप लोगों के लिए सूचना है कि जो भी हाउसवाइफ मेरे चैनल पे पढ़ रही हैं, मेरे ऐप पे पढ़ रही हैं, आप लोग देखो, मैं कोई डिस्पैरिटी नहीं कर रही हूँ मेरे ऐप पर ना। मैं तो इसको भी रिकॉर्ड करने वाली हूँ कि 85% जो है हाउसवाइफ पढ़ रही हैं, और बहुत उनके मैसेजेस आते रहते हैं। आप लोगों के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेरीज तो मैं सुनती हूँ, साथ में आपकी घर की प्रॉब्लम भी शिप्रा मैम सुनती हैं, कोई बात नहीं, बट मैं सुनती हूँ। आप लोग में जो फोन करते हो, आप अगर आप लोग अपने प्रॉब्लम को शेयर करके आप लोग फ्री हो जाते हो, पढ़ाई कर पाते हो, तो मोस्ट वेलकम। बट मेरे पास उतना टाइम होना चाहिए, इसलिए कभी कभी बात नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, तो ये एक कूपन मैंने जनरेट किया है SSUS। इस कूपन को लगा करके कभी भी आप 10% ऑफ ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये पीडीएफ आपको अच्छा लगेगा। मैं इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।